नमस्कार दर्शकों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खेल शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में खेल को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं आ जाती है, फिर चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम, चेस हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल या फिर स्विमिंग। अलग अलग खेलों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको अलग अलग खेलों और खिलाड़ियों से रूबरू करवाएं। तो आज हम जानेंगे कराटे के बारे में। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शौर्या लाल, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन। शौर्या जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शौर्या लाल है, मैं कामराज नगर में रहता हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे पापा, मम्मी, बड़ा भाई और मैं। मेरे पापा फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेरी माँ एसटीएस डिपार्टमेंट में और मेरे बड़ा भाई 12th का एग्ज़ाम अभी पास आउट करा है। और आप कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम लिखा है। कौन से स्कूल से? सेंट मेरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी। तो शौर्या, आप कराटे, आपका शौक कब बना? कौन सी उम्र से आप कराटे सीख रहे हो? मैं जब 10 साल का था तब से मैं कराटे सीख रहा हूँ और अब मेरी उम्र 15 साल की है। और मेरा शौक मतलब बचपन से ही था कराटे की ओर, ताकि वो मतलब ऐसा मूवीज़ जो रहते हैं, एक्शन मूवीज़, उनको देख के, और तथा मेरे भाई ने भी उस समय साइकिलिंग क्लास ज्वाइन करी थी, तो उसे भी देख के मुझे भी आगे कुछ स्पोर्ट में ज्वाइन करने का दिल था, तो मैं कराटे क्लास को ज्वाइन कर। तो इसके पीछे कोई कारण है, कोई रीज़न है? अभी आपको कराटे करना अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे करके। स्ट्रेस रिलीफ, माइंड फ्री रहता है, बॉडी फिट, अच्छा लगता है, स्ट्रेंथफुल महसूस करता हूँ और रिलैक्स भी। जी, तो कराटे कहाँ पर सीखते हैं और आपके कोच कौन हैं? मैं कराटे बडलाइन में सीखता हूँ। मेरे कोच का नाम पंचा बहादुर है। वो एक सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट है। वो आके करीबन 10 से 12 साल से अपना क्लास चलाते आ रहे हैं और उनका पोजीशन जो है सेंसेई पोजीशन है। तो आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे कराटे सीखते हैं? मेरी क्लास में लगभग 40 बच्चे कराटे सीख रहे हैं, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों हैं? जी, लेकिन लड़कियों का रेशियो फ़िलहाल तो कम है। हाँ, लेकिन लड़कियों का रेशियो भी बढ़ना चाहिए क्लास में, ताकि अभी के ज़माने में लड़कियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल कितने बच्चे हैं अभी? 40। तो आपका क्या टाइमिंग रहता है कराटे का? एक्चुअली जो कराटे है 2 बैच में, हमारे जो कराटे क्लास में 2 बैच में डिवाइडेड है। एक मंडे, वेडनेसडे और एक फ्राइडे का, और एक आके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का। जो मंडे वाले बैच में सीनियर बच्चे आते हैं या फिर बड़े बच्चे जो रहते हैं, और जो ट्यूसडे वाले बैच में छोटे बच्चे आते हैं। वो क्लास का जो टाइमिंग है आके 4 to 6 रहता है। कुछ जो बच्चे जैसे कि जॉब वाले हैं वो आके 6 के बाद आते हैं और एक 7:30 तक ट्रेन करते हैं अपने आप को। अब हमें बताइए कराटे के बारे में, कौन कौन से बेल्ट रैंकिंग होते हैं? जैसे कि आप अभी ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन हैं, तो कौन कौन से रैंकिंग होते हैं और कितने बेल्ट हमें मिल सकते हैं कराटे के दौरान? कराटे की स्टार्टिंग में आपको वाइट बेल्ट दिया जाता है, जिसका कोई मतलब महत्व नहीं है। ये कौन सी उम्र से हम सीखना शुरू कर सकते हैं? आप 5 साल की उम्र से ये सीखना अच्छा। शुरू कर सकते हैं। और ऐसी कोई मतलब लिमिटेड एज नहीं है कि आप उस उम्र में रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप किसी भी उम्र में इसे सीख सकते हैं। और मतलब इसके जो बेल्ट रैंक है, इसको डिवाइड आप कलर बेल्ट और ब्लैक बेल्ट्स में कर सकते हैं। कलर बेल्ट्स जो रहते हैं कि वो आगे जूनियर्स रहते हैं, और तथा उसमें मतलब कोई इतना एजुकेटेड उसमें ज़्यादा कराटे में नहीं होते हैं। जब एक ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन अगर आपको मिल जाता है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ब्लैक बेल्ट रहता है, वो आपको मतलब आके कैसा, आप आके क्वालिफाइड हो जाते हैं कराटे में। आपको एक एप्लीकेशन मिल चुका होता है, ओकिनावा जैसा कोई जगह से, बॉम्बे से, कहीं ना कहीं से एक एप्लीकेशन मिल चुका होता है। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन जब मिलता है, आप कोई क्लास ऐसा एजुकेशन मतलब ऐसा ओपन नहीं कर सकते। आपको अगर कोई क्लास इंस्टीट्यूट ओपन करना होता है तो मतलब आपको कम से कम मिनिमम एक सेकंड डन ब्लैक बेल्ट होना चाहिए आपके पास, ताकि अगर आपके पास कोई बच्चे सीखने आए, आप उसको फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट कम से कम प्रोवाइड करा सके। तो उसे फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट जो प्रोवाइड कराने के लिए आपको कम से कम सेकंड डन तक का मतलब एक पोजीशन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसके सर्टिफिकेट पर साइन कर सकें। और कौन कौन से कलर होते हैं बेल्ट के? बेल्ट अलग अलग डोजोस में, डोजोस मतलब कराटे क्लास, एक जापानीज वर्ड है डोजो, तो आके मतलब जैसे कि कराटे में अलग अलग बेल्ट्स होते हैं, मतलब रैंकिंग अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सिस्टम है। किसी की क्लास में पहले ग्रीन आता है, किसी के क्लासेस में पहले येलो, अलग अलग सिस्टम है। मेरे क्लास में पहले आके येलो, ग्रीन, फिर ब्लू बेल्ट फर्स्ट ग्रेड, देन ब्लू बेल्ट सेकंड ग्रेड, ऑरेंज बेल्ट, ब्राउन बेल्ट फर्स्ट ग्रेड, देन ब्राउन बेल्ट सेकंड ग्रेड, उसके बाद फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट आता है। अच्छा, मतलब अब तक का जो सारा कलर था वो आपको मिल चुका है, जी। उसके बाद जाकर आपने ब्लैक बेल्ट
हासिल किया। जी। तो अभी आप फर्स्ट डैन हो, जी। इसके बाद आप कितने लेवल तक आगे जाओगे? वो आके मेरी काबिलियत के ऊपर है और मेरी प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा। ऐसा टारगेट तो मेरा कम से मिनिमम थर्ड डैन तक तो है मुझे। ऐसे मुझे बेल्ट की मतलब कोई शौक नहीं है कि मतलब मुझे थर्ड डैन लेना है, 10 डैन लेना है, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे। अपने आप को फिट रखना है और हमेशा मार्शल आर्ट्स, सिर्फ कराटे नहीं, मार्शल आर्ट्स की तरफ दायरे में आगे बढ़ना है मुझे। तो शौर्या, मान लीजिए कोई बच्चा कराटे सीख रहा है, तो उसे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से लेवल में होना चाहिए? चैंपियनशिप पे पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चा कोई भी लेवल में हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसके पास मतलब कम से मिनिमम कोच होना चाहिए उसके साइड से, जिसके थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सके। अच्छा। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एसोसिएशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल, वैसे में थ्रू में पार्टिसिपेट होगा। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से चैंपियनशिप में आपने भाग लिया है? मैंने 2022 में 2 नेशनल खेले। अच्छा। जो कि चेन्नई में हुआ था। पहला जो नेशनल था मेरा 22 जनवरी 2022 में हुआ, और जो सेकंड जो नेशनल था वो आके 7 अगस्त 2022 में हुआ। पहला जो नेशनल था वो आके अकीगा कप था, जो आके चेन्नई के कोडम्बक्कम इलाके में हुआ था। वहाँ पे जो स्पोर्ट्स एकेडमी था वहाँ पे वो हेल्ड हुआ था। वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आए थे, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कराटे के अंदर 2 इवेंट्स होते हैं, एक अच्छा। काता और एक कुमीते। काता का मतलब इनविजिबल फाइट और कुमीते का मतलब नॉर्मल फाइटिंग जो होता है। इनविजिबल फाइट मतलब कुछ मूवमेंट्स आपको परफॉर्म करने होते हैं, उसके थ्रू आपको स्कोर्स मिलते हैं। और जो कुमीते होते हैं वो आपका नॉर्मल फाइटिंग होते हैं, उसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैं बेसिकली काता में अच्छा नहीं हूँ। अच्छा जी, क्योंकि मैं फुल कॉन्टैक्ट कराटे सीखता हूँ तो मैं फाइटिंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं काता में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो काता में मतलब बैक थोड़ा होते रहता है, लेकिन फिर भी मैंने पहले नेशनल में गोल्ड ले लिया था। अच्छा और कुमीते में भी मैंने गोल्ड जीता है। अच्छा। और जो सेकंड नेशनल में मैंने जो कातास के तरफ में मैंने सेकंड सिल्वर प्राइज लिया है और कुमीते में गोल्ड। जी, कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे आपके कॉम्पिटिटर रहे? गोवा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एंड कोलकाता, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं। अच्छा, ऐसा। इतने सारे बच्चों के साथ आपने पार्टिसिपेट जी। किया था, रैंक भी लेकर आए, तो आपको मुश्किल लगा उनके साथ थोड़ा सा लड़ना? लड़ना ऐसा मुश्किल तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं फुल कांटेक्ट कराटे सीखता हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब सेमी कांटेक्ट मैंने पार्टिसिपेट करा था। अच्छा। तो आके मुझे मतलब सेमी कांटेक्ट और फुल कांटेक्ट में डिफरेंस होता है। सेमी कांटेक्ट जो कराटे है वो एक स्पोर्ट लेवल में कराटे आता है, और एक फुल कांटेक्ट जो है कि मतलब सेमी कांटेक्ट कहता है कि टच एंड बैक, मतलब हिट करना है, आपको स्कोर लेना है और बस जीतना है। फुल कांटेक्ट में क्या आपको पूरा तरीका से मारने, अपनी पूरी शक्ति से मारने की अनुमति दी जाती है। तो आप मतलब उसमें मतलब एक सेमी कांटेक्ट एक टच एंड बैक वाला गेम है। फुल कांटेक्ट प्रैक्टिस करने वाला सेमी कांटेक्ट तो मतलब थोड़ा डोमिनेट करता है, तो मुझे उतना उनके तरफ से कोई ऐसा स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ा मैच के दौरान। तो कराटे करते वक्त आप कैसे कॉन्फिडेंस रहते हैं कि सामने वालों को मैं हरा ही सकता हूँ? क्या कराटे करते करते कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है? जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कराटे करते समय हमें कैसे आता है वो? सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करें तो एक्चुअली जो हमारी क्लास में जो मास्टर होते हैं, जी। जो क्लास में अभी सोचो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में कुछ समय मतलब मास्टर अवेलेबल नहीं होते, तो हमें कहते हैं कि मतलब कुछ एक्सरसाइज करा दीजिए। तो उतना 40 बच्चे सबको कमांड देना, लीडरशिप क्वालिटी आता है सबको एक साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अच्छा। उन्हें थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, उन्हें कमांड देना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके सामने आके बोलना। वैसे में अपने अंदर धीरे धीरे बोलते बोलते एक क्वालिटी आ जाती है, लीडरशिप क्वालिटी, और तथा जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना पर आत्मविश्वास भी आ जाता है। अच्छा, जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक खेल का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, एक महत्व होता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कराटे की कौन कौन से फायदे हैं? कराटे के फ़ायदे तो बहुत है, ताकि आप मतलब जैसे ये मेन फ़ायदे सबको मतलब मुंह में जो होता है सेल्फ डिफेंस, वो वैसे केसेस में अपना कम से कम मतलब एक पुलिस आने तक सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, उस सिचुएशन को कंट्रोल करे। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो भी आप ऐसा मतलब अपना सुरक्षा कर सके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि बहुत जन को मतलब मन में डर रहता है। अभी सोचो स्ट्रेट फाइट हो गया, अगर आपको किसी 5 जन ने घेर लिया, तो अगर ऐसा लड़ते हैं तो मतलब डर रहता है कि अगर आपको उस समय फाउल करना है, मैच में आपको फाउल करना नहीं सिखाते, आपको ग्राउंड में ग्रॉइन एरिया में मारना है, हेड में मारना है, लेकिन डर रहता है ना कि चेहरे में मार दिया, लग गया, कुछ हो गया। वैसा आपको कंट्रोल करना है सिचुएशन को और फाइट करना है। तो आपकी क्लास में जो लड़कियां आती है, तो उनको देखकर आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है कराटे? लड़कियों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जो आजकल के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं, जी, औरतों पर हाथ उठाना, वैसे जो केसेस होते हैं उसको कम करने के लिए कम से कम सिचुएशन हैंडल करे और आके मतलब अपना दब के ना रहे, जैसे कि पहले की औरतें रहती थी, अपना एक दम में अपने एक स्टेटस बना के रखे।
ऐसा ना हो कि सिर्फ मर्दों के पीछे छुपे, लड़की लोग को भी आगे आना चाहिए। एक सेल्फ जी। डिफेंस आ ही जाता है। जी। अब अगर बात करूँ ट्रेनिंग की, तो जैसे कि आपने बताया कि आपका 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है, जी। तो शौर्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई के बीच में आपका कराटे डिस्टर्ब हुआ या फिर ट्रेनिंग के दौरान आप बहुत वीक हो गए, टायर्ड हो गए और आपकी पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? ऐसा पहले जब मैं माइनर क्लासेस में था, जैसा 6, 7, 8, वो सब उस क्लासेस में मतलब मैं अपने लिमिट को पुश कर पाता था। अच्छा। जैसे कि अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं अगर फुल टायर्ड लेवल में भी चले जाता हूँ, मैं मतलब रेस्ट घर जाए कर सकता अभी, लेकिन मैं 10th क्लास में हूँ तो मैं अपने लिमिट्स को ज़्यादा पुश नहीं करता। मुझे बस उसे मेंटेन करने के लिए मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं बैक ना हूँ उस पोजीशन से और उसे बस मेंटेन करके रख सकूँ। जैसे कि अभी आके 3 महीना छुट्टी है मेरा, तो मैं अपने अच्छा, अभी आपने 10 का बोर्ड दिया है। जी। हाँ। तो आराम से कवर अप कर पा रहा हूँ मैं उसे, अभी अपने लिमिट्स को पुश कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में मतलब जैसा छुट्टी बीच बीच में आ जाता है, कुछ दशहरा वैसा सब छुट्टी में अपने आप को कवर अप करता हूँ। तो कराटे करते वक्त डाइट का कैसे ध्यान रखते हैं आप? खाने पीने का कैसा रहता है खाने पीने का आपका? देखा जाए तो ऐसा जंक फूड थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ और जो ऑयली आइटम्स थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मीठा थोड़ा अवॉइड नहीं होता है। अच्छा। वो बात अलग है। जी। तो इसमें भी कोई अंडरवेट कोई ऐसा होता है कि एक एक एज में एक एक वेट होना चाहिए कराटे के दौरान? जी, ऐसा होता है। अगर आप बहुत सारे बच्चे अभी के जो हेल्दी हो जाते हैं, छोटे 10 साल के बच्चे 70 kg, वैसा वेट नहीं होना चाहिए ताकि उनके फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कराटे में मतलब वेट लिफ्टिंग, मतलब हमारे जो कराटे क्लास में है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स कराटे सिखाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको ट्रेन भी किया जा रहा है ताकि वो मतलब फिट रह सके और अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रख सके। अच्छा, तो ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कराटे करें या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में अगर हम जुड़े रहे तो हम अपना हेल्थ का केयर भी कर सकते हैं। अब जानना चाहूँगी कि पेशेंस, कराटे करते वक्त पेशेंस कैसे आप इसको बिल्ड करते हैं? पेशेंस बिल्ड करने का जो मेन रीज़न है, जैसा 40 बच्चे क्लास करें, कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा कमज़ोर होते हैं। अच्छा। तो मतलब जो फैटी होते हैं तो कुछ एक्सरसाइज नहीं करवाते, कुछ बच्चे जल्दी कैचअप कर लेते हैं। तो मतलब उन बच्चों को थोड़ा देखना, कंट्रोल करना, अपने अंदर पेशेंस लाना, समझना, धीरे धीरे करते करते उनको देखते समझते आ जाता है पेशेंस भी अपने अंदर, कंट्रोल करना अपने आप को। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के अंदर, ऐसा सिर्फ कराटे नहीं, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के अंदर जो ताइक्वांडो कुछ भी आर्ट सीखता हो, पेशेंस के आउट ऑफ नहीं होना चाहिए, अपने मतलब धीरे कंट्रोल में ही रहना चाहिए। तो आपको जो है क्लासेस में अदर बच्चों का गुरु भी बनना पड़ता है, कभी कभी ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, उनको संभालना भी पड़ता है। जी। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि कराटे में एक प्रोफेशनल कोच का होना कितना ज़रूरी है? हमें कोई भी खेल, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए एक ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है? एक प्रोफेशनल कोच का होना काफ़ी ज़रूरी है मैम, ताकि मतलब जो उन्हें मतलब परफेक्ट नॉलेज होता है, जो आके मतलब एक्सरसाइजेस कुछ भी किक्स पंचेस, अगर स्विमिंग सीख रहे हो, परफेक्ट मूव टेक्निक्स का यूज़ करने सिखा सकते हैं हमें। जो आके मतलब अभी बहुत जन आके ऑनलाइन कराटे सीखते हैं। ऑनलाइन कराटे में जैसे कि अलग अलग साइड से कैमरा लगा रहता है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पूरा तरह से इफेक्ट करता है कि बहुत सारे बच्चे आके कुछ ना कुछ वीडियो सामने चला के रख देंगे क्लास को बंक करने। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं मतलब फोर्सफुली भी भेजते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, जिस एरिया में मतलब इंटरेस्ट है, उस तरफ भेजना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी ना किसी स्पोर्ट में वो जाए जी। ऐसा स्पेसिफिकली कराटे नहीं, कोई भी स्पोर्ट, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रनिंग, कोच के पास ही जाकर जी, एक प्रोफेशनल कोच के पास, ताकि जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें सही तरीके से फॉलो करे जी। शौर्या, जैसे कि अगर हम कहें कराटे काफ़ी एक डेंजरस खेल है जी। तो ऐसे में आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या कभी आपको मना नहीं करते इस खेल के लिए? नहीं, मुझे ऐसा मना तो नहीं करते हैं, बस थोड़ा मतलब अपने ऊपर ध्यान रखने, क्योंकि मैं थोड़ा ना जोशीला टाइप का हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा। मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटता हूँ, अपने आप को पूरा मतलब कर सकता हूँ बोल के घुस जाता हूँ मैं उसके बाद कुछ इंजरीज हो जाती है अच्छा। कभी कभी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं फुल कॉन्टेक्ट कराटे सीखता हूँ, तो कभी कभी कुछ इंजरीज हो जाती है, तो उसके लिए बस थोड़ा ध्यान रखने को कहते हैं, और कुछ नहीं ऐसा तो जी। और शौर्या, कराटे के अलावा और बाकी आपके क्या क्या शौक है? कराटे के अलावा ऐसे कोई शौक तो नहीं है मेरे, बस कैरम खेलना। अच्छा, कैरम खेलना आपको पसंद है जी। और आगे चलकर आपका फ्यूचर प्लान कुछ है? फ्यूचर तो ऐसा कुछ अभी तक सोचा नहीं है मैंने। एक 10th क्लास का रिजल्ट आए, उसके बाद परसेंटेज देखिए, उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सेंट मैरीज में आप पढ़ते हो, तो आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं
उनका क्या विचार है आपके बारे में कराटे को लेकर? कराटे को लेकर अगर देखा जाए फ्रेंड्स की तरफ से, तो फ्रेंड्स की तरफ हमेशा छेड़ने ही आता है कि मतलब कुछ नहीं कर सकता तुम ऐसा। अच्छा। जी, लेकिन कभी कभी देखा जाए तो सपोर्ट भी करते हैं, और मेरे टीचर्स भी ऐसे हैं कि मुझे सपोर्ट करा है बहुत। उनको भी पता है कि मैं कराटे सीखता हूँ, जैसे कि स्कूल में पता चलता है कि नेशनल का सर्टिफिकेट आता है, तो मतलब न्यूज़पेपर सब में आता है तो पता चल ही जाता है स्कूल में। तो मुझे मेरे स्कूल के जो टीचर है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया उसके लिए, उसको उस तरफ को लेके, और फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बातचीत मतलब उस कैसा सीखे, मतलब उनको भी ज्वाइन कराने का दिल, लेकिन धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं लास्ट में आके, क्योंकि एक ऑफेंसिव स्पोर्ट है, इंजरीज हो सकता है, तो मतलब जल्दी कोई पार्टिसिपेट नहीं करने जी 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 जी, मेरा कहने का तात्पर्य वही था, क्योंकि इसमें इंजरीज होने की काफ़ी। हाँ शौर्य, आप जानना चाहेंगे कि कराटे में कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं? पहले जो था कराटे आके, जो इंडियन एक मार्शल आर्ट जो जैन बुद्धिस्ट थे दारूमा करके, उनके द्वारा चाइना में लेके जाया गया था 1400 ईयर्स पहले। वहाँ से फिर जो ओकिनावा, जो जापान का एक आइलैंड है, वहाँ से मतलब उनको कुछ ट्रैवलर्स जो रहते हैं वहाँ से उन्हें उसे एक्सट्रैक्ट किया, और वहाँ पे एक नया आर्ट बनाया कराटे करके। पहले वो सिर्फ प्योर कराटे था, ऐसा कोई स्टाइल नहीं था, जैसे कि मैं बुजुर्ग कराटे सीखता हूँ, ऐसा कोई स्टाइल उस समय नहीं था। लेकिन एक 1929 में एक आर्ट बना, जैसे एक जो पहला एक आर्ट बना जो मात्सुमोरा द्वारा बनाया गया था, शोरिन रियू करके। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग लोग अपना आर्ट बनाने शुरू कर दिया। अभी कुछ कुल मिलाकर 75 आसपास के आर्ट्स है कराटे में। अच्छा, 75 के आसपास अभी है जी। तो शौर्य, जब आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, यहाँ प्रैक्टिस करना और नेशनल लेवल में जाकर परफॉर्म करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेशनल लेवल में जाके परफॉर्म करना और जो यहाँ प्रैक्टिस है सेम ही है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन जो वहाँ के शोर इन्वायरमेंट जो रहता है, ऑडियंस चिल्लाती है, यहाँ वहाँ के अलग अलग लोग, थोड़ा एक सेल्फ में डिप्रेसमेंट आ जाता है कि मतलब नहीं होएगा ऐसा। सामने कोई ओपोनेंट जो आते हैं दिखने में थोड़े अलग से लंबे रहते हैं, हैवी वेट दिखता है, तो उन्हें बस थोड़ा कंट्रोल करना है। लेकिन एक कुछ जैसा जो मैच होता है, 3 मिनट का मैच है सोचिए, जैसे ही 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स बीत जाता है, आप कुछ पंचेस या किक्स खा लेते हो, उसके बाद जब आके थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर, लगेगा तो नहीं है। अच्छा। आगे जाके आपको हिट करना है, पॉइंट्स लेना है और जीतना है। तो आपको तैयारी में कभी कोई कमी नजर आती है? जी, काफ़ी वक्त, क्योंकि जो मेरा जो स्टडीज़ है, स्टडीज़ के पीछे आके बहुत बार थोड़ा बैक हो जाता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है किक्स करने टाइम में, मतलब कभी कभी पैर उठता नहीं है, फंसने शुरू हो जाता है, तो वैसा नस वस तन जाना स्ट्रेचिंग्स में वैसा। तो आपने बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया है, तो आपको आप में और उनमें कोई खास अंतर नज़र आया? एक्चुअली मैं जो कि कराटे सीखता हूँ क्लास में, लेकिन मैंने आके जो मार्शल आर्ट है, कुंफू, दूसरे अदर मार्शल आर्ट्स, टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, उनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज गेन करके रखा है। अच्छा। और उनमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सिर्फ कराटे सीखा है, और कराटे की भी सिर्फ मतलब जो फिजिकल नॉलेज है वो सीखा है उन्होंने। ओरल नॉलेज, जो दिमाग में माइंडसेट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, वैसा सब नहीं आता है उनके बेसिक्स में। और जो ओल्ड टेक्निक्स है वो उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। मैं आके मतलब गूगल में रिसर्च करना, ओल्ड टेक्निक्स को निकालना, अच्छा। वो सब टेक्निक्स को निकाल के मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना, यूज़ करना, अपने कुछ जो कराटे क्लास के जो मित्र हैं उनके साथ मतलब उसे प्रैक्टिस करना, उन्हें भी बताना। वैसे करते करते मतलब कुछ नए टेक्निक्स आते तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ ये टेक्निक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था नया। अच्छा जी। तो ये आपने खुद से किया था? जी। तो शौर्य, क्या कराटे और अदर मार्शल आर्ट है, इनमें कोई फ़र्क है? जी, अलग अलग मार्शल आर्ट्स में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसे कि कराटे जो है अभी तो सेमी कॉन्टेक्ट कर दिया गया है कराटे अच्छा। को। जैसा टाइक्वांडो एक फुल कॉन्टेक्ट आर्ट है, उसमें आगे मतलब किक का गेम है वो, उसमें पंचेस का ज़्यादा और हाथ का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है। फुल कॉन्टैक्ट आर्ट है, लेकिन मतलब सिर्फ किक्स में फेस लेवल, कमर के नीचे नहीं मार सकते आप। जैसे किक बॉक्सिंग में आप किसी को पकड़ के गिरा नहीं सकते, लॉक नहीं कर सकते, सबका अलग अलग रूल है। कुंफू में ज़्यादातर डिफेंसिव गेम है, कुंफू आके मतलब ज़्यादा ऑफेंस नहीं सिखाता है। ऐसा नहीं कि ऑफेंस नहीं है, लेकिन बस आपके सेल्फ डिफेंस को आपको उसे मतलब गार्ड करना और सिचुएशन से बाहर निकालना। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शौर्य, जिन्हें लगता है कि उनके लिए पढ़ाई ही जी मतलब काफ़ी है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे कि पढ़ाई और साथ साथ स्पोर्ट्स दोनों को साथ साथ लेकर कैसे चले? पढ़ाई जो है कि मैम इम्पॉर्टेंट तो है पढ़ाई, क्योंकि सिर्फ कराटे करके तो कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर कोई भी अदर मार्शल आर्ट करके, स्पोर्ट्स करके। जो पढ़ाई को भी साथ में रख के जो कराटे है या फिर अदर स्पोर्ट्स है उसे मैनेज करना चाहिए। और कराटे जो है या फिर अदर कोई भी मार्शल आर्ट है,
कभी मतलब किसी को भी सीखना चाहिए, ऐसा कोई गर्ल्स मेल ऐसा फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी सीख के रखना चाहिए आत्म सुरक्षा के लिए, ताकि मतलब उस सिचुएशन को हैंडल कर सके और तथा मतलब मन में डर ना हो और एक गट्स फीलिंग अंदर में रहे कि अपना सेल्फ अवेयर है। जैसे सेंसेस मतलब रिफ्लेक्सेस हमारे जो मार्शल आर्ट्स में होते हैं काफ़ी मतलब स्पीड होते हैं, क्योंकि हमें मतलब फिक्स सब स्पीड में देखना होता है, ब्लॉक करना होता है, तो रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं कहूँगा उनसे कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट ऐसा सिर्फ स्पेसिफिक ऐसा कराटे नहीं बोलेंगे, मार्शल आर्ट में भी कुछ एक दो जैसा कि बॉक्सिंग तो सीख ही सकते हैं मिनिमम, कि ताकि वो पंचेस का गेम है, हाँ। हाथ से ही कम से कम खेल सके और हिट कर सके अगर ऐसा सिचुएशन बना। और आके मैं कहना चाहूँ कुछ ना कुछ जैसा किसी में भी इंटरेस्ट, स्विमिंग, रनिंग, उसमें पार्टिसिपेट करे और सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ में लेते चले। शौर्य, आपने देखा है ना कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, ज़्यादातर बीमार रहते हैं, हेल्थ को लेकर हमेशा उनको इश्यूज रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किसी न किसी स्पोर्ट्स में जुड़े रहे तो कैसे हेल्दी रह सकते हैं? क्या उनको वर्कआउट करना हर दिन ज़रूरी है? जी एक्चुअली ये मेरा पर्सनल भी था पहले। हाँ। मैं भी पहले काफ़ी बीमार रहता था, चिकन पॉक्स, जॉइंटिस, ऐसे अलग अलग बीमारियां मुझे होती रहती थी जल्दी जल्दी। लेकिन जब एक फॉर्म में आया कराटे, फिजिकल फिटनेस के इसमें आया, तो मैं धीरे धीरे फिट होने लगा। तो और उसके बाद एक बॉडी शेप में आ जाती है, आपको मतलब जल्दी कुछ ज़्यादा ऑयली खाने का दिल नहीं होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक आ जाता है वो चीज़ कि आपको पता होता है ना उसका हार्म कितना होता है आपके बॉडी को, तो मतलब उतना जल्दी दिल नहीं करते कि ये सब खाए, धीरे धीरे दिल हट जाता है। तो उसके बाद मतलब और धीरे धीरे मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें, नए नए चीज़ें, जैसे कभी कभी मैं बॉइल्ड आइटम्स भी खाता हूँ, तो वैसा एक अच्छा डाइट मेंटेन करके रखना चाहिए हर किसी को। जी। तो अब जानना चाहूँगी कि एक खिलाड़ी के जीवन में कोच की क्या भूमिका होती है, और अपने कोच के बारे में थोड़ा सा बताइए। कोच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक खिलाड़ी के जीवन में, ताकि क्योंकि कोच ही हमें गाइड करते हैं। हमारे मतलब जितना भी, मैंने भी बहुत सारा ज्ञान अपने कोच से लिया है, उन्हें मतलब काफ़ी मानता हूँ मैं, और काफ़ी अच्छे वो भी। और अलग अलग कोच जो रहते हैं उनसे मतलब जुड़े रहना चाहिए हमें, कभी भी ऐसा बैक नहीं होना चाहिए। मैंने क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे कि अभी कराटे कुछ मतलब जल्दी हर कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता है, कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल बाद छोड़ देते हैं, बैक हो जाते हैं। जो मतलब उनको मतलब जब कभी मैं देखता हूँ बाहर कभी, तो मतलब कराटे का जो सेंसेई है हमारे मास्टर, उनके बारे में बेइज्जती करते हुए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। जितना भी आपने 1 महीना 1 साल सीखा, उतने में आपने काफ़ी अच्छा सीखा और काफ़ी मतलब अच्छा ज्ञान दिया गया आपको, लेकिन आपने उसे कबूल नहीं करा तो आपकी गलती है। ऐसा मतलब कोच को कभी ऐसा बदनाम नहीं करना चाहिए। जी 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 जी, वो भी आपके गुरु ही होते हैं, उनकी बात को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो खेल के क्षेत्र में अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया है? मैंने नेशनल्स खेले हैं काफ़ी। अच्छा। 2 नेशनल्स खेले हैं, स्टेट लेवल में भी टाइक्वांडो का मैचेस खेले हैं मैंने। टाइक्वांडो के कुल मिलाकर 2 मैचेस खेले स्टेट लेवल में। एक्चुअली टाइक्वांडो में जल्दी उतरने नहीं मिलता है हमें, क्योंकि मैं कराटे सीखता हूँ। टाइक्वांडो आपने कहाँ से सीखा? टाइक्वांडो सीखा नहीं है मैंने, जो मतलब जैसे टाइक्वांडो और दोनों कराटे देखा जाए तो कुछ मिलता जुलता ही तो है मैम। आके देखा जाए किक्स पंचेस का गेम है। और मैंने फुल कांटेक्ट कराटे सीखा और टाइक्वांडो भी फुल कांटेक्ट है। बस मुझे पंचेस नहीं करना है उसमें, और कुछ ग्रिप ट्रिप नहीं करना है, कुछ चीज़ों के अपने आप को होल्ड बैक करना है और उसमें मैच करना है। क्योंकि जो टाइक्वांडो है वो स्टेडियम के द्वारा गवर्नमेंट का जो मतलब इंस्टीट्यूट है, तो मैं उसमें ज़्यादा परफॉर्म करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स भी वहाँ के वैल्यूएबल होते हैं, और जो प्राइवेट जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं उतने ज़्यादा खास वैल्यूएबल नहीं रहते। अच्छा, तो आपने इतनी सारी जो ट्रॉफीज जीती है, कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा लगता है हमें, तो कुछ खराब ही नहीं है। तो आपके साथ जो युवा दोस्त हैं आपके, आजकल देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आप जब स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप में और उनमें क्या अंतर है? क्या आपको दिल नहीं करता मोबाइल में खेलने का या फिर मोबाइल से जुड़े रहने का? ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कितना आपको हेल्प करता है? मोबाइल में रहने का तो मैं भी आके काफ़ी मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी जैसा कि 10th का बोर्ड एग्जाम लिखा है मैंने, तो अभी मतलब मोबाइल मिलता है। उसके बाद अभी जैसे 11th में जाऊँगा मेरे हाथ से मोबाइल चले जाएगा। अच्छा। मम्मी द्वारा वो ले लिया जाएगा। तो वैसे ही मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने का ऐसा कुछ हो नहीं है, मतलब नहीं मिलने से भी चल जाएगा जी। तो ऐसा एडिक्शन नहीं रहना चाहिए मोबाइल का। ये आपने सही कहा, किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं रहना चाहिए। और जब हम किसी न किसी खेल से जुड़े रहे या किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में जुड़े रहे, तो हम एडिक्ट नहीं होते। क्या कराटे करते करते आपके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ है? पर्सनैलिटी आपकी चेंज हुई है? जी काफ़ी। पहले मैं भी थोड़ा फैटी टाइप का था, अभी थोड़ा बॉडी में भी चेंजेस आए हैं, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है मैम एक्चुअली, और लीडरशिप क्वालिटी अलग अलग अपने अंदर भी डेवलपमेंट काफ़ी।
और कराटे जो कोई भी स्पोर्ट मैम, ऐसा सिर्फ कराटे नहीं, कोई भी स्पोर्ट आपके मतलब जो आपके जो अंदर की जो क्षमता है उसको पुश करता है, जैसे कि हाइट की ग्रोथ, स्ट्रेचिंग सब जो होती है, ग्रोथ अच्छा रहता है बॉडी का, वैसा। जी, तो शौर्या, इस कार्यक्रम के माध्यम से चलते चलते आप अपने जो युवा दोस्त है, तो खेल के माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों को या फिर जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? खेल के माध्यम से मैम बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ कोई स्पोर्ट्स तो करना चाहिए किसी को, मतलब किसी बैक नहीं होना चाहिए ऐसा टाइम वेस्ट। जैसा कि अभी 10th के जो बैच होंगे या फिर 12th के जो बैच होंगे उनका काफ़ी अभी 3 महीना सब छुट्टी रहेगा, कुछ ना कम से कम स्टेडियम जाइए, फ्री तो रहता है मैम, आराम से जाके कुछ ना कुछ स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, कुछ ना कुछ स्पोर्ट, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है वो स्वस्थ रहे और जो हमारे बदन में आलसपन ना आए। जी जी, किसी न किसी अगर हम क्षेत्र में जुड़े रहे तो हम नशीली पदार्थों की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। तो शौर्या, आपसे आज बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आगे जाकर भी आप खेल के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ साथ इस द्वीप समूह का नाम भी ज़रूर रोशन करेंगे। तो आज आप आए, हमारे दर्शकों के साथ आपने कराटे के विषय में इतनी सारी हमारे साथ बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, खेल खिलाड़ी के इस अंक में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।